चलिए हमारे पास जो नेक्स्ट आर्टिकल बन जाता है वो हमारे पास एमडीकेट नम्स का है, यूएचएस के टॉपिक नंबर 1 से है एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? आप इसको जब डिफाइन करते हैं तो आप कहते हैं इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सलरेशन। कि विद रिस्पेक्ट टू द टाइम वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है तो उसको आप कहते हैं ये क्या है, एक्सलरेशन कहा जाता है। फार्मूला और सिंबल इसका लिखेंगे तो ए इज इक्वल्स टू होता है डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ए जो है ये आपके पास एक्सलरेशन का क्या हो जाता है, सिंबल हो जाता है, और उसका फार्मूला बनेगा डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि चूंकि चेंज होता है हमारे पास फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, तो इनिशियल में से फाइनल सब्ट्रैक्ट किया और डिवाइड किया डेल्टा टी से, तो ये भी एक्सलेशन का फार्मूला बन जाता है। ठीक, अगर आप इसी फार्मूले से इसकी यूनिट निकालना चाहेंगे तो आप यूनिट निकाल सकते हैं इसकी। तो फार्मूले से अगर हम यूनिट निकालें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट बन जाएगी। ठीक, और अगर इसी यूनिट से इसकी डायमेंशन को मैं लिखना चाहूँ तो मैं इसकी डायमेंशन लिख सकता हूँ एल टी माइनस टू। तो ये आपके एक्सलेशन के बेसिक्स कुछ चीज़ें आपके पास हो जाएंगी। हमारे पास जो एक्सलेशन हो जाता है वो किस तरह से हम इसको मज़ीद डिस्कस कर सकते हैं। तो एक्सलरेशन को जब हम डिस्कस करेंगे तो हमारे पास एक्सलरेशन डिफरेंट टाइप्स का हो सकता है। नंबर 1, सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो वो जो एक्सलरेशन है वो आपका यूनिफॉर्म हो सकता है, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। इसी तरह से यही एक्सलरेशन हमारे पास वेरिएबल भी हो सकता है, तो वेरिएबल एक्सलरेशन सेकंड आपके पास टाइप आ जाएगी। थर्ड आपके पास आ जाता है इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन क्या होता है? और फिर इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट आ जाता है वो आ जाता है पॉजिटिव एक्सलरेशन, और नेक्स्ट हमारे पास आता है नेगेटिव एक्सलरेशन। तो हम एक एक को बड़े डिटेल से डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज मीन बाय इन टाइप्स को के व्हाट इज मीन बाय द यूनिफॉर्म वेरिएबल इंस्टेंटेनियस पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एक्सलरेशन। तो सबसे पहले आपके पास क्या है, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है। तो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन क्या होता है कि अगर हमारे पास इक्वल चेंज आ रहा हो वेलोसिटी में, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो उसको आप बोलेंगे कि ये क्या है, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी एक्सलरेशन से बॉडी मूव कर रही है। इफ़ अ बॉडी का हैज़ इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो फिर आप बोलेंगे क्या है, यूनिफॉर्म एक्सलरेशन हो जाएगा। वेरिएबल आपके पास क्या होता है, वेरिएबल को जब हम डिफाइन करेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिखेंगे इट इज़ द अनइक्वल चेंज इन द वेलोसिटी, अनइक्वल चेंज in velocity in equal intervals of time। तो उसको आप बोलेंगे कि ये क्या है, ये वेरिएबल एक्सप्रेशन में आ जाएगा। ठीक, फिर इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन आपके पास क्या होगा, आप इसको जब डिफाइन करेंगे इंस्टेंटेनियस एक्सप्रेशन को तो आप लिख सकते हैं कि इट इज़ द एक्सलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। किसी पार्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के ऊपर जब एक्सलरेशन की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बनेगा इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन। ठीक, अच्छा इसी का फार्मूला आप लिख सकते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन का। हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हमारे पास होता है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू ज़ीरो डेल्टा वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये आपके पास फार्मूला बन जाएगा किस चीज़ का, इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन का। ठीक, फिर आपके पास आ जाता है सेकेंड, जो नेक्स्ट आ जाता है वो पॉजिटिव एक्सलरेशन आ जाता है। तो अगर पॉजिटिव एक्सलेशन की बात करते हैं तो अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, ठीक, अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब ये है कि फाइनल वेलोसिटी ग्रेटर हो जाएगी किससे, इनिशियल वेलोसिटी से। तो चेंज इन वेलोसिटी आपके पास क्या बनेगा, पॉजिटिव बन जाएगा। इट मीन्स कि आपका जो एक्सलरेशन होगा वो भी क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा।
फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है नेगेटिव एक्सेलरेशन का, कि अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब है फाइनल वेलोसिटी लेस होगी किससे, इनिशियल वेलोसिटी से, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या बनेगा, नेगेटिव बन जाएगा, तो उसका एक्सेलरेशन क्या बन जाएगा, फिर नेगेटिव बन जाएगा। और इसी एक्सेलरेशन के नेगेटिव होने की वजह से इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ये भी कह सकते हैं कि दिस इज आल्सो कॉल्ड रिटारडेशन, या फिर आप इसको एक और नाम भी दे सकते हैं जिसको आप कहते हैं डी एक्सेलरेशन का नाम दे सकते हैं। ठीक, तो रिटार्डेशन या फिर डी एक्सेलरेशन आपके पास नेगेटिव एक्सेलरेशन के ही दो डिफरेंट नाम्स हैं। ठीक, फिर इसी के साथ अगर आप प्रोसीड करते हैं मज़ीद, तो आपका जो एक्सेलरेशन है उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि एमसीक्यू के लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, और इससे एमसीक्यू भी पूछे गए हैं नम्स के और एमडी कैट के पेपर में। सबसे पहला पॉइंट अगर आप यहाँ पे एक याद रखेंगे, वो कुछ इस तरह से है कि अगर किसी भी बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इट मीन्स कि अगर आप लिख सकते हैं कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजेस, ठीक है, इंक्रीज कर रही है, तो फिर क्या होगा, उस केस में एक्सेलरेशन जो होगा वो आपका और जो वेलोसिटी है ये एक दूसरे के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहाँ से हमसे की पूछा जा सकता है कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज इंक्रीजिंग देन द एंगल बिटवीन द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इसका मतलब है फिर इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा वो कितना होगा, 0 डिग्री। तो ये आपके पास फर्स्ट एमसीक्यू हो गया। सेकंड पॉइंट आप यहाँ पे याद रख सकते हैं, सेकंड पॉइंट क्या है आपके पास, कि अगर किसी भी वेलोसिटी की जो डिक्रीज़ कर रही है, किसी बॉडी की वेलोसिटी डिक्रीज़ कर गई, तो उस केस में आपका जो एक्सेलरेशन होगा और जो वेलोसिटी होंगे दे आर एंटी पैरेलल। अगर एंटी पैरेलल हो गए तो फिर उस केस में एंगल कितना बन जाएगा, 180 डिग्री बन जाएगा। इस तरह से थर्ड पॉइंट आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। वो थर्ड पॉइंट आपके पास क्या होगा, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है, अगर कोई भी बॉडी आपके पास क्या मोशन परफॉर्म कर रही है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, तो उसमें एक्सेलरेशन और जो आपके पास वेलोसिटी होंगे ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। सो दीज टू वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन दो क्वांटिटी परपेंडिकुलर हो जाएं, तो उस केस में एंगल आपके पास कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये आपके पास नेक्स्ट इसका एमसीक्यू हो गए। तो यहाँ से ये जो पॉइंट फॉर्म में लिखवा रहा हूँ ये सारे आपसे एमसीक्यू पूछे जा सकते हैं। फिर अगर आपसे पूछता है कि कोई एक ऐसी सिचुएशन पॉसिबल है कि जिसमें वेलोसिटी ज़ीरो हो लेकिन एक्सेलरेशन आपका ज़ीरो ना हो, तो येस इट कैन बी पॉसिबल। कब, जब आप किसी भी बॉडी को अचानक रोकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि सडनली जब हम ब्रेक्स को अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक्स अप्लाई करने से वेलोसिटी ज़ीरो हो जाती है लेकिन एक्सेलरेशन आपके पास क्या हो जाता है, वो ज़ीरो नहीं होता। ठीक, इसी तरह से नेक्स्ट आपसे अगर कोई पूछता है एमसीक्यू में कि भाई ऐसा क्या पॉसिबल है कि एक्सेलरेशन ज़ीरो हो लेकिन वेलोसिटी ज़ीरो ना हो, तो येस ये भी पॉसिबल है। कब, कि अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उस केस में आपकी जो एक्सेलरेशन होता है वो तो ज़ीरो होता है, लेकिन जो वेलोसिटी आपके पास होती है वो आपकी ज़ीरो नहीं होती। अब इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हैं कि देखें, अगर मेरे पास एक बॉडी है, वो वाइब्रेटिंग बॉडी है और वो ऑसिलेशन परफॉर्म की जा रही है, तो उस वाइब्रेटिंग बॉडी के मीन पोजीशन के ऊपर अगर आप बात करते हैं, तो मीन पोजीशन में एक्सेलरेशन तो ज़ीरो होता है लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो आपके पास ज़ीरो नहीं होती। इसी तरह से आप सेकेंड एग्जांपल दे सकते हैं कि जब आप टर्मिनल वेलोसिटी की बात करते हैं, तो उस टर्मिनल वेलोसिटी में क्या होता है, उस टर्मिनल वेलोसिटी में बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है, जब आप बात करते हैं तो टर्मिनल वेलोसिटी आपके पास क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी, और वहाँ पे जो एक्सेलरेशन हो जाता है वो आपके पास क्या होता है, ज़ीरो हो जाता है। फिर आपसे अगर कोई केस इस तरह से पूछ लिया जाए कि बताएं क्या ये पॉसिबल है कि जब आपके पास किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन तो मैक्सिमम हो लेकिन वेलोसिटी आपके पास क्या हो, ज़ीरो हो, तो येस ये भी पॉसिबल है। किस सिचुएशन में पॉसिबल हो सकता है, ये आप उस एग्जांपल से बात क्लियरिफिकेशन कर सकते हैं कि अगर हमारे पास
कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी है और वो एक्सट्रीम पोजीशन पे ऊपर है, एक्सट्रीम पोजीशन इन वाइब्रेटिंग बॉडी है, वाइब्रेटिंग बॉडी की बात हो रही है और वो वाइब्रेटिंग बॉडी की एक्सट्रीम पोजीशन के आपके पास हो रही है बात। तो एक्सट्रीम पोजीशन के ऊपर आपका एक्सेलरेशन तो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, लेकिन वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। इसी तरह से आप एक और एग्जांपल दे सकते हैं कि अगर मैं किसी बॉडी को अपवर्ड थ्रो करता हूँ तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर अगर आप बात करेंगे, जो कि अगर वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल मैंने किसी भी बॉडी को अपवर्ड फेंका तो मैक्सिमम हाइट के ऊपर आपकी वेलोसिटी तो ज़ीरो हो जाती है, लेकिन एक्सेलरेशन आपके पास ज़ीरो नहीं होता, बल्कि वो वहाँ पे मैक्सिमम होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने, एक्सेलरेशन के एमसीक्यू के लिहाज से आपसे पूछे जा सकते हैं। अब हम आते हैं, सपोज कर लें कि हमारे पास एक एमसीक्यू आ गया। वो एमसीक्यू कुछ इस तरह से है कि आपसे कोई पूछता है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अलोंग, ठीक है। और फर्स्ट ऑप्शन आपको देता है, लेट्स से कि इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर हो गया। सेकंड आपके पास ऑप्शन देता है कि चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, ये आपका बीटा ऑप्शन आ गया। चार्ली ऑप्शन आपको देता है कि अलोंग द फोर्स, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है, लेट्स से वो कहता है कि बोथ बी एंड सी। तो देखिए इसमें जो करेक्ट ऑप्शन आपके पास बनेगी वो क्या बनेगी, डेल्टा ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जब आप बात करते हैं बीटा ऑप्शन आपके पास क्या, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर, तो ये आपके पास किस केस में होता है, ये अलोंग सर्कुलर मोशन में बात होती है। जब आप सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो वो प्रोड्यूस होता है ड्यू टू द चेंज इन द वेलोसिटी। और जो आपके पास ये चार्ली ऑप्शन की बात हो रही है तो उसमें होता है ए एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा तो उसी केस के डायरेक्शन में क्या होगा, आपका एक्सेलरेशन हो जाएगा। तो वो चीज़ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इस तरह से थर्ड एक और एमसीक्यू हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास नेक्स्ट एमसीक्यू है, सपोज किया कि वो क्वेश्चन आपसे पूछता है कि एक बॉडी है, उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रही है। इफ़ द वेलोसिटी of the body is increasing in a straight line, in a straight line, ठीक। तो फिर उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, then its acceleration is, और फर्स्ट ऑप्शन इज, वो कहता है आपसे कि इंक्रीजिंग, सेकेंड ऑप्शन आपसे कहता है कि डिक्रीजिंग, चार्ली ऑप्शन आपके पास है कि कांस्टेंट, और डेल्टा ऑप्शन आपके पास है ऑल ऑफ दिस। तो इसको ज़रा सॉल्व करने के लिए आप कुछ केसेस कंसिडर कर लें। सपोज कर लें, मैं बात कुछ इस तरह से समझा देता हूँ एग्जांपल से, कि मैं फर्स्ट केस ले लेता हूँ। केस नंबर 1 कुछ इस तरह से है कि v1 की वैल्यू आप ले लें कि 10 मीटर पर सेकेंड है, v2 की वैल्यू मैं लेट से कहता हूँ कि 18 मीटर पर सेकेंड है, और v3 की वैल्यू आप समझ लें कि 30 मीटर पर सेकेंड है। तो इन सारे केसेस में मैं कुछ इस तरह से बात करता हूँ कि मेरे पास क्या है कि थ्रू आउट आप समझिएगा कि मैं टाइम जो ले रहा हूँ इन चेंज इन टाइम वो सब के लिए क्या है, 1 सेकेंड है। तो अगर मैं इन दो केसेस के लिए, फर्स्ट के लिए मैं अगर एक्सप्रेशन फाइंड करूँगा तो क्या बनेगा, इज इक्वल्स टू 18 माइनस 10 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, 1। सो a1 की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, बनेगी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर मैं इन दो इंटरवल के लिए इसके केस में एक्सेलरेशन फाइंड करता हूँ तो a2 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, ये बनेगा v3 माइनस v2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। तो v3 कितना है 30 माइनस क्या बनेगा 18 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। सो a2 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 30 माइनस 18, ये बनेगा 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू है डेल्टा टी के वो आपने कितनी पुट की हुई है, वो आपने 1 पुट की हुई है। तो देखें अगर मेरे पास वेलोसिटी बढ़ रही है
तो फर्स्ट केस के अंदर 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, वेलोसिटी बढ़ी तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, बढ़ गया। इसका मतलब है वेलोसिटी बढ़ गई तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज हो गया। सेकंड केस हम यहाँ पे देख लेते हैं, केस नंबर 2 आप देख लें। केस नंबर 2 आपके पास क्या है, आप लेट कर दें कि मेरे पास सपोज कर लें कि V1 की वैल्यू है मेरे पास 10 मीटर पर सेकंड और V2 की वैल्यू मेरे पास है लेट से 20 मीटर पर सेकंड और V3 की वैल्यू आप ले लें कि 30 मीटर पर सेकंड है। वेलोसिटी बढ़ रही है सब जगह। अच्छा, एक्सलरेशन फाइंड करें, इसको मैं A1 का नाम दे देता हूँ। तो क्या बनेगा, V2 माइनस V1, तो ये बनेगा 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 1। सो A1 इज इक्वल्स टू कितना आया, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब V ज़रा फाइंड आउट कर लें आप A2, तो A2 क्या बनेगा, V3 माइनस V2 डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, बनेगा A2 इज इक्वल्स टू 30 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 1, तो विच इज इक्वल्स टू व्हाट, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ज़रा देखिए A1 की वैल्यू भी कितनी आई है, 10, और हमारे पास V2 A2 की कितनी वैल्यू है, 10 आई है। तो इसका मतलब है वेलोसिटी बढ़ रही है लेकिन एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट। केस नंबर 3 आप यहाँ पे प्लॉट कर लें। केस नंबर 3 क्या है कि अगर मेरे पास V1 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड है और V2 की वैल्यू मेरे पास है 18 मीटर पर सेकंड और V3 की वैल्यू आपके पास कितनी बन जाती है, सपोज कर लें कि 20 मीटर पर सेकंड है। तो उसी तरह से इंटरवल ले लें इनका, आप इसका इंटरवल लें, A1 इज इक्वल्स टू क्या बनेगा, 18 माइनस क्या बनेगा, 10 डिवाइडेड बाय, आप इसको 1 से कर लें, तो A1 इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा, 18 माइनस 10 क्या बनेगा, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड V2 V3 के लिए कर लें आप, A2 इज इक्वल्स टू V3 कितना है, 22 माइनस 18 डिवाइडेड बाई 1, सो A2 इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पहले मेरे पास था 8, अब कितना हो गया, 2। इसका मतलब वेलोसिटी तो बढ़ रही है लेकिन एक्सेलरेशन क्या कर रहा है, डिक्रीज की जा रहा है। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन जो बनेगी वो करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगी, डेल्टा ऑप्शन। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या आ सकता है, इसे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं एक्सेलरेशन के। वो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि अगर हमारे पास एक बॉडी है, सपोज कर लें इफ अ बॉडी इज मूविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्वेश्चन आ गया कि इफ बॉडी इज मूविंग with a uniform acceleration of 2 meter per second square, what will be instantaneous acceleration, the instantaneous acceleration after 3 सेकेंड। और ऑप्शन आपको यहाँ पे दिए जाते हैं, लेट्स से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 बाय 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 बाय 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड डेल्टा ऑप्शन इज 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखें आपने इसको सॉल्व कैसे करना है। आपको पता है कि जब हमारे पास एक्सलरेशन क्या हो जाए, कांस्टेंट, तो उस केस में हमारे पास एवरेज एक्सलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन बराबर होते हैं। तो इसका मतलब है इसका आंसर भी कितना बनेगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द राइट ऑप्शन इज अल्फा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे किसके बारे में क्या पूछा जा सकता है। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नम्स के पेपर में जो एमडी कैट का पेपर था 2025 के पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या है, वो कहता है कि व्हेन अ बॉल इज मूविंग अपवर्ड, angle between acceleration during upward
and during downward motion. During downward motion is, और ऑप्शन आपको दिए जाते हैं यहाँ पे, लेट्स से 0 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री एंड नन। सॉल्व कैसे करेंगे आप इसको बेटा? देखें, फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर बॉडी आपके पास अपवर्ड मोशन परफॉर्म कर रही है तो तब एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होगा? वो डाउनवर्ड डायरेक्शन है। अगर बॉडी आपके भाई ये अपवर्ड मोशन परफॉर्म करते हुए, और अगर हमारे पास डाउनवर्ड मोशन परफॉर्म किया जा रहा है, नीचे आ रही है बॉडी, इस केस में भी एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ऑप्शन क्या बन जाएगी? 0 डिग्री। और 0 डिग्री क्यों होगी ये बात भी पता होना चाहिए, बिकॉज ग्रेविटी इज ऑलवेज एक्टिंग डाउनवर्ड। तो इसका मतलब है आपका जो एक्सलरेशन होगा, ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन, वो भी आपके पास किधर होगा? इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। सो राइट ऑप्शन इस आपके पास क्या बन जाएगी? आपका अल्फा विच इज इक्वल टू 0 डिग्री। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे कर लेते हैं। सपोज कर लें क्वेश्चन कुछ इस तरह से आया, ये एक MCQ आया है कि अ बॉडी इज मूविंग, a body is moving in a straight line। एक बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव की जा रही है। द डिस्टेंस x आपका वेरी कर रहा है, डिस्क्राइब्स इन टाइम t is given by equation, और वो इक्वेशन आपके पास क्या है? x is equals to t cube। देन एक्सलरेशन आपने फाइंड करना है एट टाइम इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड, एंड द ऑप्शन इज अल्फा which is equals to 1 meter per second square and 2 meter per second square, 3 meter per second square and 8 meter per second square। अब इसको सॉल्व कैसे करना है आपने? सबसे पहले इक्वेशन देखें आपके पास क्या गिवन है, x इज इक्वल्स टू क्या गिवन है? वो है t क्यूब। तो फर्स्ट केस में ज़रा देखिए, मैं इसको अगर इस तरह लिख सकता हूँ, x डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? टी स्क्वायर। तो x डिवाइडेड बाई टी जो है वो किसका आपके पास बन जाता है? वेलोसिटी, नहीं वेलोसिटी बन जाएगा, इज इक्वल टू टी स्क्वायर बच जाएगा। इसी तरह से मैं इसको लिखता हूँ v बाई टी इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? t। तो वेलोसिटी बाई टी क्या बनेगा? एक्सलरेशन। ये बन जाएगा एक्सलरेशन इज इक्वल्स टू टी। अब टाइम कितना गिवन है आपको? 1 सेकेंड। तो यहाँ 1 सेकेंड पुट करें तो एक्सलरेशन कितना बनेगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो द राइट ऑप्शन इज वर्ड अल्फा ऑप्शन। तो ये आपके एक्सलरेशन किस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं।